इन्वेंट्रीज़ की बात करते हैं। इन्वेंट्रीज़ क्या होती हैं, क्या नहीं होती, उसको हम यहाँ पर डिस्कस आउट करते हैं। आपको पहले ही बताया था, जब हमने इनिशियल चैप्टर किया था तो हमने इन्वेंट्रीज़ और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है वो एक साथ ही की थी। हमें पता है कि जब हम अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं तो हमारे पास क्या आती हैं, सेल्स आती हैं। इसमें से हम क्या करते हैं, लेस करवाते हैं कॉस्ट ऑफ सेल्स। कॉस्ट ऑफ सेल्स में क्या आता है हमारे पास, ओपनिंग स्टॉक आता है। इसमें हम ऐड करते हैं परचेजेस, इसमें से हम लेस करवाते हैं क्लोजिंग स्टॉक। तो मेरे पास क्या आ जाती है, मेरे पास कॉस्ट ऑफ सेल्स जो है वो आ रही होती है। और इसमें से लेस करवाता हूँ तो मेरे पास एक क्या बनता है, ग्रॉस प्रॉफिट जो है वो बन रहा होता है। ऐसे ही है। हमने अब सिर्फ क्या देखना है कि ये जो चीज़ है इसकी हमने अकाउंटिंग किस तरह से करनी है, वो हमने यहाँ पे देखनी है कि हम किस तरह से इसको अकाउंट फॉर करेंगे। इसको हमने क्या करना है, यहाँ पर लिख के चलना है। इससे पहले हमने एक छोटा सा कंसेप्ट रिवाइज किया था, पहले सीखा था, डैट वाज मार्कअप और मार्जिन का। किसका सीखा था, मार्कअप और मार्जिन। और आपने देखा होगा कि इसके एमसीक्यूज़ काफ़ी ज़्यादा मार्कअप मार्जिन से ही सॉल्व होते हैं। वो आपको मार्कअप, परसेंटेज ऑन सेल्स, परसेंटेज ऑन कॉस्ट गिवन करता है, उसकी बेसिस पे आप क्या करते हैं, काफ़ी ज़्यादा एमसीक्यू सॉल्व कर रहे होते हैं। अब मार्कअप का मतलब क्या होता है, मार्कअप का मतलब है कि प्रॉफिट जो है वो बेस करेगा ऑन कॉस्ट। किसके ऊपर, कॉस्ट के ऊपर। तो हम यहाँ पे ले लेंगे कॉस्ट। कॉस्ट कितनी होगी, 100। अगर आपका प्रॉफिट जो है वो 30 है तो आपके पास सेल प्राइस कितनी आ जाएगी, 130 जो है वो आ रही होगी। इसको हम क्या कहते हैं, मार्कअप कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, मार्कअप कहते हैं। अब वो आपको अगर मार्कअप गिवन करता है या परसेंटेज ऑन कॉस्ट गिवन करता है, वो कोई सी दो चीज़ें बता दे, आप थर्ड चीज़ जो है वो क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। वो आपको सेल प्राइस और प्रॉफिट बता दे, आप कॉस्ट निकाल सकते हैं। वो आपको कॉस्ट और सेल प्राइस बता दे, आप प्रॉफिट कैलकुलेट कर सकते हैं। तो वो आपसे कैलकुलेट करवा रहा होता है। दूसरा हमारे पास क्या आता है इसमें, मार्जिन। क्या आता है, मार्जिन। मार्जिन में क्या होता है, दैट इज़ परसेंटेज बेस्ड ऑन सेल प्राइस। ये मैथ्स का एक बेसिक प्रिंसिपल है कि जिस चीज़ के ऊपर परसेंटेज बेस करती है उसको हम क्या लेते हैं, हमेशा 100 लेते हैं। बेस आपकी क्या होती है, हमेशा 100 होती है। अगर हम मार्जिन की बात करेंगे तो मार्जिन पे आ जाएगा हमारे पास कॉस्ट, वो कितनी है, 100 है। सॉरी, इसमें सेल प्राइस जो है वो मेरी क्या होगी, 100 होगी। आपके पास प्रॉफिट जो है वो क्या होगा, 30 होगा। आपके पास कॉस्ट कितनी आएगी, 70 आ रही होगी। इसमें भी वो कोई सी आपको दो चीज़ें गिवन करे, आप थर्ड चीज़ जो है वो क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। तो वो मार्कअप है और ये क्या है, हमारा मार्जिन कहला रहा होता है। एक तो वो मार्कअप मार्जिन की बेसिस के ऊपर आपसे कॉस्ट ऑफ सेल्स या प्रॉफिट जो है वो इस चैप्टर में कैलकुलेट करवा रहा होता है। वो आपको सेल्स गिवन कर दे, साथ मार्कअप का रेट गिवन कर दे, आप कॉस्ट ऑफ सेल्स जो है वो क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट करवा सकते हैं। इसके अलावा हमने फिर स्टॉक का रिलेशन लिखा था, अगर आपको याद हो। मैंने कहा था ये रिलेशन आपने याद रखना है, बिकॉज एमसीक्यूज़ करते हुए शॉर्टकट को ऑप्ट करेंगे। इस रिलेशन की बेसिस के ऊपर आप क्या करेंगे, आप इसको सॉल्व आउट कर रहे होंगे। वो रिलेशन क्या था, ओपनिंग स्टॉक इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉस्ट ऑफ सेल्स एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट। और हमने देखा था क्लोजिंग स्टॉक इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कॉस्ट ऑफ सेल्स एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ग्रॉस प्रॉफिट। ये हमने दो रिलेशन पढ़े भी थे और हमने इनको समझा भी था, बड़े तफसील में हमने इनको पढ़ा था कि अगर मेरा ओपनिंग स्टॉक ज़्यादा होगा, मेरी कॉस्ट ऑफ सेल्स ज़्यादा होगी, मेरी कॉस्ट ऑफ सेल्स ज़्यादा होगी, मेरा प्रॉफिट क्या होगा, कम होगा। मेरा ओपनिंग स्टॉक कम होगा, मेरी कॉस्ट ऑफ सेल्स क्या होगी, कम होगी, तो मेरा प्रॉफिट क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा।
क्लोजिंग स्टॉक मेरा ज़्यादा होगा, मेरी कॉस्ट ऑफ सेल्स कम होगी, मेरा प्रॉफिट क्या होगा, ज़्यादा होगा। क्लोजिंग स्टॉक मेरा कम होगा, मेरी कॉस्ट ऑफ सेल्स कम हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी, मेरा प्रॉफिट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो हमने इनके आपस में रिलेशंस डेवलप भी किए हुए हैं और हमने इसके बारे में तफसीलन डिस्कशन जो है वो की थी कि कैसे और किस तरह से हम इनको अकाउंट फॉर कर रहे होते हैं, कैसे हम इनको लेकर चल रहे होते हैं, वो हमने यहाँ पर देखा हुआ था। तो ये आपके पास दो ट्रिक्स होती हैं जिसमें से हम मिनिमम टाइम में क्या कर सकते हैं, अपने एमसीक्यूज़ जो हैं वो सॉल्व कर सकते हैं। अगर हम बात करें इन्वेंट्री की तो हमारी बेसिकली ये करंट एसेट्स होते हैं, इनको हम मेजर कर रहे होते हैं लोअर ऑफ कॉस्ट या एनआरवी के ऊपर। प्रिंसिपल क्या होते हैं, लोअर ऑफ कॉस्ट या एनआरवी, जिस पे हम क्या करेंगे, इनको मेजर आउट कर रहे होंगे। अब इन्वेंट्री क्या होती है, जो आपने हेल्ड फॉर सेल रखी है ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस के लिए। मतलब एक दुकानदार है, वो अगर बिस्किट बेच रहा है तो बिस्किट खरीद के लेके आता है, फिनिश गुड्स बेच रहा है, उसके लिए फिनिश गुड्स क्या हैं, इन्वेंट्री हैं। अगर आप चीज़ें बना के बेच रहे हैं तो जो आपके इन प्रोसेस है वो भी क्या है, आपकी इन्वेंट्री है। जो आपने रॉ मटेरियल वगैरह रखा हुआ है वो भी क्या है, आपके लिए इन्वेंट्री ही काउंट होती है। तो इन्वेंट्री के टाइप्स भी हमने डिस्कस आउट की हुई हैं, कौन कौन सी होती है, फिनिश गुड्स, वर्क इन प्रोसेस, और दूसरा हमारे पास क्या होता है, रॉ मटेरियल जो है वो आ रहा होता है। हम इसको भी डिस्कस आउट करके आ चुके हुए हैं, याद है आप लोगों को। उसके बाद कुछ होती हैं हमारी गुड्स इन ट्रांजिट। अब गुड्स इन ट्रांजिट बेसिकली क्या होती हैं कि आपने सेल्स कर दी हैं बट वो सेल्स हुई नहीं है, सेल्स कर दी हैं लेकिन अभी तक गुड्स जो है वो उसके पास पहुंची नहीं है। हम अपनी सेल्स को उस वक्त रिकॉर्ड करते हैं जब अगले बंदे के पास गुड्स पहुंच गई हैं, जब उसको तमाम रिस्क एंड रिवॉर्ड्स ट्रांसफ़र हो गए हैं। हम एट दैट टाइम क्या करते हैं, उसको अपनी सेल्स के तौर के ऊपर रिकॉर्ड कर रहे होते हैं। लेकिन गुड्स इन ट्रांजिट का मतलब क्या है कि अभी आपने ट्रांसफ़र कर दी है, वो रास्ते में है, उसके पास भी नहीं पहुंची और आपके पास भी निकल चुकी है। ना तो आप इसको सेल्स मानते हैं और ना ही इसकी कॉस्ट ऑफ सेल्स रिकॉर्ड होती है। जब तक गुड्स ट्रांसफ़र नहीं हो जाएगी आप इसकी कॉस्ट ऑफ सेल्स को भी रिकॉर्ड नहीं करेंगे। अगर उसने कॉस्ट ऑफ सेल्स में ऐड की हुई है इन ट्रांजिट, हम क्या करवा देंगे, लेस करवा देंगे, बिकॉज अभी ये हमारी सेल्स का पार्ट नहीं बनी। सेल्स कब होंगी, जब उसके पास वो गुड्स पहुँच गई हैं, तमाम रिस्क तमाम रिवॉर्ड उसको ट्रांसफ़र हो गया है, फिर हम क्या करेंगे, उसको अपनी सेल्स पे रिकॉर्ड कर रहे होंगे। डन, ये भी हम पढ़ के आ चुके हुए थे। ना तो इसको हम सेल्स मानते हैं, ना ही हम इसकी कॉस्ट ऑफ सेल्स की एंट्री कर रहे होते हैं। फिर मेजरमेंट का इसका प्रिंसिपल वही है, लोअर ऑफ कॉस्ट या एनआरवी। और कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री के बारे में हमने डिस्कस आउट किया था। अभी जो हमने ये फिक्स एसेट की इनिशियल कॉस्ट ऑफ मेजरमेंट पढ़ी थी, इन्वेंट्री की भी कॉस्ट ऑफ मेजरमेंट सेम उसी वे में, उसी पर्सपेक्टिव में होती है, सेम उसी तरह से इन्वेंट्री की मेजरमेंट होती है। हम क्या लेते हैं, कॉस्ट ऑफ परचेज, कि आपने कितने की इन्वेंट्री ख़रीदी थी, और परचेज प्राइस की बात करें तो इसमें सारा कुछ यही आएगा। और यही आपके पास IAS 16 वाले एसेट्स की भी होती है। परचेज प्राइस, इसमें नॉन रिफंडेबल टैक्सेस ऐड करेंगे, इंपोर्ट ड्यूटी ऐड करेंगे, ट्रांसपोर्टेशन और हैंडलिंग कॉस्ट ऐड होगी, अदर जो डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट वगैरह होंगी वो हम इसमें ऐड कर देंगे। और इसमें क्या कुछ नहीं आएगा, रिफंडेबल सेल्स टैक्स, एडजस्टेबल इनकम टैक्स, वो तमाम कॉस्ट जो डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल नहीं हैं, जो डिस्काउंट या रिबेट्स होते हैं, वो कभी भी कॉस्ट का पार्ट नहीं बन रहे होते। तो ये मेरे पास क्या आती है, कॉस्ट ऑफ परचेज आती है। अगर इन्वेंट्री ख़रीद के बेच रहा हूँ तो यही मेरे लिए क्या होगी, कॉस्ट होगी। अगर इन्वेंट्री ख़रीद रहा हूँ उसको बना के बेच रहा हूँ तो कॉस्ट ऑफ परचेज प्लस कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन जो है वो भी इसमें आ रही होगी। और कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन क्या होती है, लेबर प्लस अदर एक्सपेंसेस, वो मेरे क्या कहलाते हैं, कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन में जा रहे होते हैं। उसके अलावा कोई भी कॉस्ट आपकी नेसेसरी इनकर हो रही है एसेट को उसके मौजूदा जगह में लाने के लिए, उसमें भी हम क्या करेंगे, इन्वेंट्री की कॉस्ट का पार्ट बना रहे होंगे। जैसे सवाल था कि इनवॉइस वैल्यू जो है उसने हमें गिवन की है, लिस्ट प्राइस थी 10,50,000 और आपको ट्रेड डिस्काउंट कितना मिला है, 50,000 का। तो इसका मतलब आपने कितनी ख़रीदी है, 10 लाख की। कस्टम ड्यूटी पे की है, ये नॉन रिफंडेबल होती है, ये ऐड करेंगे। FED आपने पे की है, ये भी ऐड करेंगे। ये नॉन एडजस्टिंग इनकम टैक्स है,
ये भी क्या होगा, ऐड। एडजस्टेबल होता तो ये इसको हमने क्या करना था, इसको हमने इग्नोर कर देना था। फिर रिफंडेबल सेल्स टैक्स है, ये नहीं आएगा। कैरिज पे किया आपने, ये भी बीच में आएगा। कमीशन पे किया आपने फॉर द क्लियरेंस ऑफ रॉ मटेरियल, ये भी बीच में हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो आपके पास आ जाएगी कॉस्ट ऑफ द इन्वेंट्री, कि आपकी इन्वेंट्री की कॉस्ट कितनी बन रही है, 1565 बन रही होगी। एमसीक्यूज़ में से एक आधा एमसीक्यूज़ आपको कॉस्ट मेजरमेंट का लाजमी आएगा, लाजमी आएगा ये। इसको एक दफ़ा देख लें, फिर हम ज़रा आगे चलते हैं। उसके बाद है हमारे पास कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन। कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन की बात करें तो इसमें हमारे पास दो तरह की कॉस्ट आती हैं। एक होती है डायरेक्ट कॉस्ट और दूसरी होती है हमारे पास इन डायरेक्ट कॉस्ट। डायरेक्ट कॉस्ट का मतलब क्या है कि जो नेसेसरी है उसके लिए और जो आप पर यूनिट क्या कर सकते हैं, आप ट्रेस आउट कर सकते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, डायरेक्ट कॉस्ट। जैसे आपको पता है कि अगर आपने एक मज़दूर रखा हुआ है, आप उसको पर पीस 5 रुपये पे कर रही हैं, डेट इज़ डायरेक्ट लेबर कॉस्ट। आपको पता है एक कुर्सी बनाने में 100 रुपये का मटेरियल लग रहा है, हर कुर्सी पे कितने का लगेगा, 100 रुपये का ही लगेगा। ये भी क्या कहलाएगी, आपकी डायरेक्ट कॉस्ट कहला रही होगी। तो जो पर यूनिट ट्रेसेबल होती है उसे हम क्या कहते हैं, डायरेक्ट कॉस्ट कहते हैं। और इनडायरेक्ट कॉस्ट क्या होती है, जो हमारी पर यूनिट ट्रेसेबल नहीं होती, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम इनडायरेक्ट कॉस्ट कह रहे होते हैं। क्या कह रहे होते हैं, इनडायरेक्ट कॉस्ट कह रहे होते हैं। जैसे आपको याद होगा कि हमने एक अलमशहूर और मरूफ एग्जांपल डिस्कस की थी तंदूर की। एक नान बनता है, नान की जो कॉस्ट है उसमें कितनी कॉस्ट आएंगी, आटा भी आ रहा है, लेकिन आपको पता है कि पर नान उन्होंने 100 ग्राम आटा ही लगाना है, तो डैट इज़ डायरेक्ट कॉस्ट। एक नान बनाएं उस पर भी 100 ग्राम लगना है, जो 1050वां नान बन रहा होगा उस पर भी कितना लगेगा, 100 ग्राम। जो 34 लाखवां नान बनेगा उस पर भी कितना बनेगा, 100 ग्राम। कि पर यूनिट क्या रहेगी, सेम रहेगी। फिर आपने मज़दूर रखा हुआ है, जो नान जो है वो
जो आपने मजदूर रखा होगा, आप उसे पर नान पे करते हो 2 रुपया। वो दिन में 1 नान लगाएगा, 2 रुपये पे करेंगे। 100 लगाएगा, 200 पे कर देंगे। 1000 लगाएगा, 2000 पे कर देंगे। करोड़ लगाएगा, 2 करोड़ पे कर देंगे। आप उसे क्या कर रहे हैं? पर नान पे कर रहे हैं। दैट इज़ डायरेक्ट कॉस्ट। डायरेक्टली क्या है? ये एट्रीब्यूटेबल है। लेकिन कुछ खर्चे ऐसे हैं जो डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल नहीं है। उस नान के ऊपर तिल लग रहे हैं। अब वो काउंट करके नहीं लगाएगा जी, हर नान पर 10 तिल ऐसे पकड़ के 1 2 3 वेले आप लोग हैं, वो नहीं है। उसके पास और भी क्या होंगे? काम होंगे। आपको नहीं कहा, इनको मैं सबको कहा, ओवरऑल वेले है। अब वो क्या है? आपके किसी नान पे तिल ज़्यादा लग जाएंगे, किसी पे कम लगेंगे, लेकिन लग तो रहे हैं। तिलकों से फ्री में आते हैं। अब अगर दुआ करते सब तिल आ जाते हैं। मानो सलवा थोड़ी है ये। तो इसका मतलब कॉस्ट भी इनकर हो रही है। बट ये क्या पर यूनिट ट्रेसेबल है कि एक नान के ऊपर इतने रुपये के तिल लगे हैं? नहीं। नान के ऊपर घी भी लग रहा होता है। अगर आप लोग तो नान खाएं और रोगनी तो है, तो उसे रोटी खाने दरबार तो मांग के, है ना। अब किसके ऊपर कितना घी लगा है ट्रेस कर सकते हो। किसी पे कम, किसी पे ज़्यादा, किसी पे लगा ही नहीं है। फिर जो नीचे आग जल रही है तंदूर में, वो भी तो चल रही है, वो भी तो कॉस्ट है। अगर आग ना हो नान पकेंगे नहीं। लेकिन किस नान के ऊपर कितनी आग लगी है ट्रेस कर सकते हो? नहीं। बट ये कॉस्ट तो है। तो ये कॉस्ट हमारी क्या होती हैं? इनडायरेक्ट कॉस्ट होती हैं, कि हैं तो लाजमी, लेकिन इनको हम पर यूनिट ट्रेस नहीं कर सकते। इन्हें हम क्या कहते हैं? इनडायरेक्ट कॉस्ट। लाजमी है बट इनको हम पर यूनिट ट्रेस नहीं कर सकते। इनको हम क्या कहते हैं? इनडायरेक्ट कॉस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? इनडायरेक्ट कॉस्ट कहते हैं। गॉट इट? इनके लिए हम फिर एक अल्टरनेटिव नेम भी यूज़ करते हैं, उसे हम कहते हैं ओवरहेड्स। क्या? ओवरहेड्स। क्या कहते हैं? ओवरहेड्स। अब ये ओवरहेड्स ना हमारे पास 2 तरह के होते हैं। एक होते हैं फिक्स ओवरहेड्स और दूसरे होते हैं मेरे पास वेरिएबल ओवरहेड्स। एक होते हैं मेरे पास फिक्स ओवरहेड्स, दूसरे होते हैं वेरिएबल ओवरहेड। वेरिएबल ओवरहेड का मतलब क्या है कि अगर आपके यूनिट्स ज़्यादा बनेंगे तो ख़र्चा भी क्या होगा? ज़्यादा होगा। हम वापस आते हैं नान के एग्जांपल पे। तिल, आपको ऑर्डर आया है कि जी 1000 नान लगाने हैं। आप क्या लेके आएंगे? 1 किलो तिल लेके आएंगे। जस्ट टेक एन एग्जांपल। अगर आपको ऑर्डर आया कि जी 10,000 नान लगाने हैं, तो आप तिल कितने लेके आएंगे? ज़्यादा लेके आएंगे। इसका मतलब जैसे जैसे आपकी इन्वेंट्री की प्रोडक्शन बढ़ती जा रही है, इसका ख़र्चा भी क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। इसे हम क्या कहते हैं? वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड कहते हैं। क्या कहते हैं? वेरिएबल ओवरहेड कहते हैं। क्या कहते हैं? कि भाई ख़र्चा बढ़ रहा है तो प्रोडक्शन बढ़ रही है, ख़र्चा भी हमारा क्या होगा? बढ़ेगा। एक होते हैं फिक्स्ड ओवरहेड्स, दुकान का रेंट। अब 1 नान लगाओगे तब भी रेंट फिक्स ही जाना है, 1000 नान लगाओगे तब भी रेंट क्या जाना है? फिक्स ही जाना है। वही कौन सा है? आपका फिक्स ओवरहेड है। डेप्रिसिएशन फिक्स ही रहेगी। तंदूर खाली भी पड़ा रहा है, आप उसको डेप्रिशिएट तो कर रहे हैं। ये क्या है? आपका फिक्स ओवरहेड है। वेरिएबल ओवरहेड का ना हमें पर यूनिट रेट पता होता है। वेरिएबल ओवरहेड का हमें पर यूनिट रेट पता होता है जी, 2 रुपये पर यूनिट है। जितने यूनिट्स बनेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, कॉस्ट आ जाएगी। लेकिन जो फिक्स्ड ओवरहेड्स होते हैं उनका हमने रेट निकालना होता है। क्या करना होता है? रेट निकालना होता है। और ये रेट का मैंने आपको फॉर्मूला बताया भी था कि फ़िक्स ओवरहेड का हम रेट किस तरह निकालते हैं। हम लेते हैं एस्टिमेटेड कॉस्ट, इसको हम बजटेड कॉस्ट भी कहते हैं। इसको हम डिवाइड करते हैं नॉर्मल प्रोडक्शन लेवल के ऊपर, तो मेरे पास रेट आ जाता है कि भाई पर यूनिट फिक्स ओवरहेड हमारा इतना ख़र्चा हो रहा है। क्या हो रहा है? पर यूनिट हमारा इतना ख़र्चा हो रहा है। और अगर मेरी एक्चुअल प्रोडक्शन नॉर्मल प्रोडक्शन से ज़्यादा हो जाए तो हम पे किस पे डिवाइड करते हैं? एक्चुअल प्रोडक्शन पे डिवाइड करते हैं। ये वाला पॉइंट पेपर में आता है और ये आपने याद रखना है ख़ास तौर के ऊपर कि अगर मेरी एक्चुअल प्रोडक्शन जो है वो नॉर्मल से ज़्यादा हो जाए, फिर हम किस पे डिवाइड करेंगे?
एक्चुअल प्रोडक्शन पे डिवाइड कर रहे होंगे। डन। इसको ना याद रखने के लिए ना एक आसान सी चीज़ याद रख लेना डिवाइड करने के लिए। एक्चुअल प्रोडक्शन और नॉर्मल प्रोडक्शन जो हाई होगी ना उसके ऊपर क्या करना है, आपने डिवाइड करना है। एक्चुअल प्रोडक्शन और नॉर्मल प्रोडक्शन जो हाई होगी हमने क्या करना है, उसके ऊपर डिवाइड करना है। देखो आपने एक्चुअल यूनिट्स बनाए हैं 3000 और नॉर्मली कितने बनाते हो 5000, तो किस पर डिवाइड करोगे 5 पे, बिकॉज हायर क्या है 5। आपके नॉर्मल बनते हैं यूनिट्स 5000 लेकिन आपने बना दिए 8000, तो हायर क्या है 8000। आप किस पे डिवाइड करेंगे 8000 पे ही डिवाइड करेंगे। इज दैट क्लियर? फिर हमारे पास ओवरहेड्स दो तरह के होते हैं, एक होते हैं प्रोडक्शन ओवरहेड्स, एक होते हैं नॉन प्रोडक्शन ओवरहेड्स। प्रोडक्शन ओवरहेड्स कौन से हैं, जिसका कंसर्न, जिसका रिलेशन उसकी प्रोडक्शंस के साथ रिलेट कर रहा है, उसको हम क्या करेंगे, हमेशा ऐड करेंगे। और जो नॉन प्रोडक्शन ओवरहेड हैं वो हम कभी भी अकाउंट फॉर नहीं करेंगे, हम उन्हें कभी भी ऐड नहीं कर रहे होंगे। ये चीज़ आपने याद रखनी है। अब हाउ वी आर गोइंग टू डिसाइड कि इसको हमने ऐड करना है या नहीं करना। देखिए एक है सेल्स डिपार्टमेंट की सैलरी, सेल्स डिपार्टमेंट की सैलरी का कोई ताल्लुक नहीं है प्रोडक्शन वालों के साथ, तो ये कौन सा ओवरहेड है, नॉन प्रोडक्शन। एडमिन स्टाफ का कोई ताल्लुक नहीं है प्रोडक्शन वालों के साथ, ये कौन सा है, नॉन प्रोडक्शन। गार्ड बाहर बैठा हुआ है, गार्ड का कोई ताल्लुक नहीं है प्रोडक्शन वालों के साथ, उसकी सैलरी चार्ज हो रही है, ये कौन से हैं, नॉन प्रोडक्शन। नॉन प्रोडक्शन ओवरहेड्स कभी भी हम अकाउंट फॉर नहीं करते जब हमने इन्वेंट्री की मेजरमेंट करनी होती है। डन। फिर जब हमने देखना है कि इसमें और कौन कौन सी कॉस्ट नहीं आएगी, अब नॉर्मल लॉसेस, वेस्टेज वगैरह कभी भी नहीं आते। अब नॉर्मल लॉस तो आता है, आप जाके CM में पढ़ेंगे उसमें सीखेंगे, लेकिन जो एबनॉर्मल लॉस होता है, इन्वेंट्री जल गई है, इन्वेंट्री तबाह हो गई है, वो इसमें नहीं आता। स्टोरेज कॉस्ट वगैरह नहीं आती, बिकॉज आपने इन्वेंट्री बना ली है, अब आपने इन्वेंट्री को रखना है, वो उसका कोई ताल्लुक नहीं है, वो भी नहीं आएगी। एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड और सेलिंग कॉस्ट वगैरह ये इसका पार्ट नहीं बनती। फिर मैंने आपको ये बता दिया टेबल, ज़रा आपने याद रखना है कि जो डायरेक्ट लेबर और जो डायरेक्ट कॉस्ट होती है ये हमेशा एक्चुअल लेवल ऑफ प्रोडक्शन पे जाती है। जितना हमने गुड्स प्रोड्यूस किए हैं उससे के ऊपर हम इनकी वैल्यू निकालते हैं, बिकॉज ये होती हैं पर यूनिट। आपने 10,000 यूनिट बनाए हैं तो कितनी आएगी वैल्यू, 10,000 की आएगी। आपने 15,000 बनाए हैं तो कितनी आएगी, 15,000 की आएगी, बिकॉज ये क्या है, वेरिएबल होती हैं, डायरेक्टली कॉस्ट होती हैं। फिर जो वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड है ये भी किस पे जाते हैं, एक्चुअल लेवल ऑफ प्रोडक्शन पे जाते हैं। जो फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड है उसके लिए मैंने आपको कहा था वो लिख लीजिएगा, एक्चुअल प्रोडक्शन लेवल और नॉर्मल विच एवर इज हायर, आप क्या करेंगे उसके ऊपर लेकर चल रहे होंगे। इज दैट क्लियर? जैसे ये सवाल था एक, क्योड़ा मैन्युफैक्चरिंग वाज फॉर्म्ड ऑन 1 जनवरी 2015, द एंटिटी मैन्युफैक्चर्स एंड सेल्स द सिंगल प्रोडक्ट एंड वैल्यूज इट ऑन अ FIFO बेसिस। वाह, टाइपिंग मिस्टेक चेक करें मेरी, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट जज्बाती था। 1 टन ऑफ रॉ मटेरियल इज प्रोसेस इनटू 1 टन ऑफ फिनिश गुड्स। 1 टन का रॉ मटेरियल है उसे क्या बनाएंगे, 1 टन की फिनिश गुड्स बनाएंगे। फॉलोइंग उसने डिटेल्स हमें बताई हैं, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल। अब 1 टन का फिनिश गुड्स है, रॉ मटेरियल है, उससे क्या बनेगी, 1 टन बनेगी, जितनी इन्वेंट्री आई उतनी इन्वेंट्री का जाएगी, बाहर जाएगी। परचेज ऑफ रॉ मटेरियल है, उसने 1000 टन रॉ मटेरियल जो लिया है पर वीक। परचेज प्राइसेस जो हैं वो 10,000 पर टन है 1 जनवरी को, और वो कितनी हो गई है, 1.5 लाख पर टन हो गई है 1 जुलाई को। इंपोर्ट ड्यूटीज़ 10,000 पर टन है। ट्रांसपोर्टेशन फ्रॉम डॉक्स टू फैक्ट्री कितनी है, 20,000 पर टन पे कर रहे हैं। प्रोडक्शन कॉस्ट है, प्रोडक्शन कैपेसिटी जो है वो 1000 टन पर वीक है। वेरिएबल कॉस्ट जो है 25,000 पर टन है। फिक्स कॉस्ट जो है वो कितनी है, 30 मिलियन पर वीक है। रॉ मटेरियल इन्वेंट्री उसने बताई है, क्लोजिंग 2000 टन पड़ी हुई है, और फिनिश गुड्स कितनी पड़ी हुई हैं, 2000 टन पड़ी है। उसने कहा कि मुझे बताएं क्या आपकी क्लोजिंग इन्वेंट्री होगी, किस वैल्यू के ऊपर होगी।
तो आपने बतानी है इन्वेंट्री की वैल्यू रॉ मटेरियल की भी, और आपने बतानी है इन्वेंट्री की वैल्यू फिनिश गुड्स की भी। अब देखें, अगर हम बात करें रॉ मटेरियल की, तो ये है फाइफो बेसिस के ऊपर। किसके ऊपर है? फाइफो। तो जो सबसे एंड पे ख़रीदी है वही हमारे पास क्या होगी? मौजूद रहेगी। तो सबसे लास्ट पे हमने किस पे ख़रीदी है? 1.5 लाख पे। तो 1.5 लाख पर टन तो ये आ गई। इसमें इंपोर्ट ड्यूटीज़ ऐड हो जाएंगी 10,000 पर टन, और ट्रांसपोर्टेशन ऐड हो जाएगा 20,000। तो 1.5 जमा 30 कितना होता है? 1,80,000 पर टन जो है वो हमारी क्या होगी? रॉ मटेरियल की वैल्यू बनेगी। कितना है रॉ मटेरियल हमारे पास? 2,000 पर टन है। इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, मेरे पास आ जाएगी क्लोजिंग वैल्यू इतनी बनती है। डन हो गया। उसके बाद है फिनिश गुड्स। तो फिनिश गुड्स की किसने निकालेंगे वैल्यू? परचेज प्राइस प्लस वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स ओवरहेड। तो हमारी परचेज प्राइस तो आ रही है डेट इज़ 180। उसमें हम क्या करेंगे? उसमें हम वेरिएबल कॉस्ट ऐड कर देंगे। वो कितनी थी मेरे पास? 25,000 पर टन थी। और इसमें हम फिर ऐड करेंगे फ़िक्स कॉस्ट। अब फ़िक्स कॉस्ट है 30 मिलियन, और हम एक वीक में कितना बना रहे हैं? 1,000 टन पर वीक बना रहे हैं। तो एस्टिमेटेड कॉस्ट कितनी है? 30 मिलियन। डिवाइड किया उसको हमने नॉर्मल कैपेसिटी लेवल के ऊपर 1000 के ऊपर, तो मेरे पास आगे फ़िक्स कॉस्ट कितनी बनती है? 30,000 बनती है। तो ये आपके पास परचेज प्राइस हुई। इसमें आपने ये वेरिएबल कॉस्ट ऐड की, इसमें आपने फ़िक्स कॉस्ट ऐड की, आपके पास फिनिश गुड्स की कॉस्ट आगे कितनी बन रही है? 2,35,000 बन रही होती है। गॉट इट? क्लियर है? ज़रा ये सवाल देखें। कि NKL Enterprises produces a single product on 31 जुलाई 2015। द फिनिश गुड्स इन्वेंट्री कंसिस्टेड ऑफ 4,000 यूनिट्स। फिनिश गुड्स इन्वेंट्री के पास कितने यूनिट्स हैं? 4,000, और वैल्यू क्या है? 220 पर यूनिट है। एंड द इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल वॉज वर्थ रुपीज़ 5,40,000 फॉर द मंथ ऑफ अगस्त 2015। द बुक्स ऑफ अकाउंट शो द फॉलोइंग। ये उसने हमें बुक्स ऑफ अकाउंट शो की है। रॉ मटेरियल परचेजेस की हैं, डायरेक्ट लेबर है, सेलिंग कॉस्ट है, डेप्रिसिएशन ऑफ प्लांट एंड मशीनरी है, डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट है, फैक्ट्री मैनेजर सैलरी है, इनडायरेक्ट लेबर है, इनडायरेक्ट मटेरियल है, अदर प्रोडक्शन ओवरहेड है, अदर अकाउंटिंग कॉस्ट है, अदर एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड है। उसने हमें गिवन किया, सारा कुछ गिवन कर दिया मनूस इंसान ने। जैसे अदर इन्फॉर्मेशन में 8,000 यूनिट्स ऑफ फिनिश गुड्स वर प्रोड्यूस ड्यूरिंग द अगस्त 2015। कितने बनाए यूनिट्स आपने? 8,000। द रॉ मटेरियल ऑफ 31 अगस्त 2015 अमाउंटेड टू रुपीज़ 6 लाख। जो रॉ मटेरियल था वो कितना था? 6 लाख का था। देयर वॉज नो वर्क इन प्रोग्रेस एट द स्टार्ट ऑफ मंथ। कि जब हमारा मंथ स्टार्ट हुआ तो कोई वर्क इन प्रोसेस नहीं था। हाउएवर ऑन 31 अगस्त द वैल्यू ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस इज़ अप्रॉक्सीमेटली 2.5 लाख। जब क्लोज हुआ है तो कितना भी हमारा काम वर्क इन प्रोसेस में है? 2.5 लाख का मौजूद है। 5,000 यूनिट्स ऑफ फिनिश गुड्स वर अवेलेबल इन द इन्वेंट्री ऑन 31 अगस्त 2015। 5,000 यूनिट्स जो हैं वो इन्वेंट्री के मौजूद हैं। कंप्यूट द क्लोजिंग वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री ऑफ फिनिश गुड्स बेस्ड ऑन एवरेज कॉस्ट मेथड। कि हमने बताना है कि फिनिश गुड्स की वैल्यू कितनी होगी वो। तो आपने सवाल पढ़ा, आपको पता है कि आपके पास ओपनिंग मटेरियल गिवन था, वैल्यू भी गिवन थी, आपने वो लिखा। उसमें आपने जो परचेजेस की हैं वो ऐड की, तो आपके पास क्लोजिंग इन्वेंट्री भी गिवन थी, वो भी आपने लेस करवाई, ताकि आपके पास आगे कि हमने कितना मटेरियल कंज्यूम किया है। दिस इज़ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट बाय द वे। आपके पास ओपनिंग इन्वेंट्री थी, आपने जो परचेजेस की उसमें से आपने क्लोजिंग इन्वेंट्री लेस की, आपके पास क्या आ गया? रॉ मटेरियल कंज्यूम। इतने का मटेरियल जो है हमने क्या किया है? कंज्यूम किया। इसमें हमने डायरेक्ट लेबर ऐड की। डेप्रिसिएशन जो प्लांट मशीनरी की होती है ये प्रोडक्शन ओवरहेड होता है। क्या होता है? प्रोडक्शन ओवरहेड। हमने वो भी ऐड की। मैनेजर सैलरी जो है वो भी इसमें आ जाएगी इनडायरेक्ट लेबर के तौर के ऊपर। इनडायरेक्ट लेबर भी हमने ऐड की, इनडायरेक्ट कंज्यूम भी ऐड किया, अदर प्रोडक्शन ओवरहेड ऐड किया। तो मेरे पास टोटल कॉस्ट आगे कितनी बनती है? 1,924,600 जो है वो बन रहा होता है। ये टोटल मेरी कॉस्ट इनकर हुई थी प्रोडक्शन की सारी मिला के। इसमें से 2.5 लाख का क्या है? वर्क इन प्रोसेस है। वो मैंने बीच में से क्या किया? लेस करवाया। तो मेरे पास जो टोटल कॉस्ट इनकर हुई है वो है 1,674,600। और कितने यूनिट्स मैंने बनाए थे?
8000 यूनिट्स बनाए हैं, ये किसकी कॉस्ट है? 8000 यूनिट्स की कॉस्ट है। अब मेरे पास ओपनिंग इन्वेंट्री थी 4000 यूनिट्स की, वो है 8,80,000 के सवाल में गिवन है। मैंने जो बनाई है इन्वेंट्री वो कितनी है? 8000 यूनिट्स की। कितना खर्चा आया? 1674600। हमने टोटल कितने बनाए हैं? 12000। टोटल खर्चा कितना हुआ? 2554600 को। क्योंकि ये हमारा वेटेड एवरेज बेसिस है, 2554600 को डिवाइड किया 1200 के ऊपर, मेरे पास पर यूनिट इन्वेंट्री कॉस्ट आ जाएगी, कितनी बनती है? डेट इज़ 212.88 बन रही होगी। गॉट इट? क्लियर है ये? उसके बाद है हमारे पास एनआरवी। अच्छा, ये सवाल जो है ना, इस पर जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बनाई है, इसको ही हम कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट भी कहते हैं। इसे एक दफ़ा देख लो, इसमें कोई चीज़ पूछने वाली हो, फिर मैं आगे चलता हूँ। हाँ मैं क्लियर है? उसके बाद है एनआरवी। एनआरवी क्या होती है? नेट रियलाइजेबल वैल्यू। हमारा असूल क्या है कि हम क्या करते हैं, हमेशा लोअर ऑफ कॉस्ट या एनआरवी के ऊपर रिकॉर्ड करते हैं। अब एनआरवी का मतलब क्या है? एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस। क्या हम लेते हैं जब भी हम एनआरवी कैलकुलेट करते हैं? हम लेते हैं हमारी एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस, कि मेरी एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस क्या थी, उसमें से हम लेस करवाएंगे एस्टिमेटेड कॉस्ट टू सेल, वो हम लेस करवाएंगे तो मेरे पास क्या आ रही होगी? मेरे पास एनआरवी आ रही होती है। ठीक है, इसको हम कंपेयर करते हैं कॉस्ट ऑफ एसेट्स के साथ। अगर मेरी कॉस्ट ज़्यादा है और एनआरवी मेरी कम है तो हम इन्वेंट्री किस पर रिकॉर्ड करेंगे? एनआरवी पे। एनआरवी का मतलब होता है कि भाई आपके पास जो इन्वेंट्री पड़ी हुई है ये आज इतने रुपए की ही बिकनी है। जैसे आपने फॉर एग्जांपल एसी बना के रखे हुए हैं और ईयर एंड आ गया 31 दिसंबर, एसी आपके नहीं बिके। अब आप खुद सोचें, वो एसी जो जुलाई में बिकना था, क्या दिसंबर में उतने का बिकेगा? वैल्यू कम होगी। हम क्या करेंगे? एनआरवी कैलकुलेट करेंगे। हम क्या करते हैं बेसिकली, इसको कहते हैं अमल को राइट डाउन करना। क्या कहते हैं? राइट डाउन करना। एक हमने टर्मिनोलॉजी पढ़ी हुई है, उसे हम कहते हैं राइट ऑफ करना। राइट ऑफ का मतलब क्या होता है? ख़त्म करना, काट देना। आप अकाउंट से जब इसको स्ट्रक ऑफ करते हैं उसे हम क्या कहते हैं? राइट ऑफ कहते हैं। राइट डाउन का मतलब क्या होता है? आपने उसकी वैल्यू को कम कर देना है, कि पहले आपने 1000 की लिखी हुई थी, अब आप कितने पे ले आए हैं? उसको 800 के ऊपर ले आए हैं। इसे हम क्या कहते हैं? राइट डाउन कह रहे होते हैं। अब ये होता क्यों है कि आपने ओरिजिनली इन्वेंट्री कॉस्ट पर रिकॉर्ड की होती है कि हमारा जी इन्वेंट्री है इतने की हमने ख़रीदी है, इतने की हमने इन्वेंट्री जो है वो बनाई है, तो ओरिजिनली आपने उसको उसकी कॉस्ट के ऊपर रिकॉर्ड किया होता है। आप एनआरवी मेजर करते हैं, एनआरवी आपकी कम हो जाती है। वो कहता है भाई आपने कहाँ पे लेके जाना है? आपने एनआरवी के ऊपर लेके जाना है। जब एनआरवी पे लेके जाएंगे, 1000 की कॉस्ट थी, एनआरवी 700 की आई है, तो कितने का लॉस हुआ? 300 का लॉस हुआ। इसको हम क्या करेंगे? अपना एक्सपेंस के तौर के ऊपर रिकॉर्ड कर रहे होंगे। इज दैट क्लियर? और अगर एनआरवी बढ़ रही हो तो फिर हम कॉस्ट के ऊपर ही क्या करते हैं? रिकॉर्ड कर रहे होते हैं। फिर रीजंस क्या है राइट डाउन करने की? इसमें से सवाल आता होता है कि बताइए जी एनी टू ऑफ द करेक्ट है या कौन सी करेक्ट नहीं है, वो पूछेगा। तो रीज़न क्या है, हम एनआरवी क्यों रिकॉर्ड करते हैं? बेसिकली जब हमारी इन्वेंट्री डैमेज हो जाए या हमारी इन्वेंट्री ऑब्सलीट हो जाए, ख़त्म हो जाए, तबाह हो जाए,
उनके सेलिंग प्राइस जो है वो डिक्रीज़ हो जाए, उनकी कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन, उनको मुकम्मल करने के ख़र्चे ज़्यादा हो जाएं, या उनकी एस्टिमेटेड कॉस्ट जो है सेल करने की वो इंक्रीज़ हो जाए, फिर हम क्या करते हैं, फिर हम अपनी NRV जो है वो रिकॉर्ड कर रहे होते हैं। ठीक है। अगर हमारे पास मल्टीपल आइटम्स हैं तो हम क्या करेंगे, हम मल्टीपल आइटम्स को आइटम बाय आइटम क्या करेंगे, उसकी NRV जो है वो मेजर कर रहे होंगे। डन। आपका फॉर एग्जांपल काम है जनरेटर्स का, आप जनरेटर बना के बेचते हैं, तो आप फिर हर जनरेटर की NRV सेपरेटली क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। जो जनरेटर ख़राब हुआ सिर्फ उसी को क्या करेंगे, NRV लेके चलेंगे। लेकिन अगर आपके पास स्मॉल आइटम्स हैं और वो ख़राब हुई हैं, तो फिर आप क्या करेंगे, ओवरऑल क्या करेंगे, सबकी आप कन्वर्ट जो मेजर कर रहे होंगे। ठीक है, इज क्लियर। अगर आपकी लार्ज इन्वेंट्री आइटम्स हैं, फिर आप इन्वेंट्री बाय इन्वेंट्री क्या करेंगे, NRV। फॉर एग्जांपल आपके वेयर हाउस में 1 लाख AC पड़े हुए हैं, अगर 10 AC ख़राब हो तो आप 10 AC की NRV निकालेंगे, बाकी की निकालेंगे। लेकिन अगर आपके पास आपका वेयर हाउस है, उसमें चाय की पत्ती पड़ी हुई है, उस पर पानी फिर गया है, तो फिर आप ओवरऑल इन्वेंट्री की क्या करेंगे, निकालेंगे कि हमारी NRV क्या होती है, क्या नहीं होती। गॉट इट। फिर एक पॉइंट है, आपके पास चूँकि आप गुड्स को प्रोड्यूस करके भी बेच रहे होते हैं, तो हमारे पास क्या आता है, रॉ मटेरियल। तो रॉ मटेरियल की NRV क्या हम रिकॉर्ड करेंगे, कहते हैं जी क्लियरली कि जो आपने मटेरियल्स इस तरह की सप्लाईज रखी होती हैं इन्वेंट्री में, आप उसको कभी भी NRV पे रिकॉर्ड नहीं करेंगे। जब फिनिश गुड्स आएंगी, आप फिनिश गुड्स को तो NRV पे ले जाएंगे, आप रॉ मटेरियल को NRV के ऊपर रिकॉर्ड नहीं कर रहे होंगे। ठीक है। तो एग्जांपल है कि गुड्स परचेज टू बी रीसोल्ड कॉस्ट ऑफ 10,000 हैज़ बिन डैमेज एट द ईयर एंड देयर रिप्लेसमेंट बाइंग इज़ 9,000 डैमेज हो गई हैं, और इस तरह की अभी आपको चीज़ें मिल रही हैं 9,000 रुपये की, आपने कितने की ली थी, 10,000 रुपये की। दे कैन बी सॉल्ड इन द नॉमिनल कॉस्ट ऑफ बिजनेस फॉर ₹14,000। एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस क्या है, 14,000। प्रोडक्ट कितना खर्चा होगा, 4,500। तो कितनी आती है NRV, 14 माइनस 4,500, 9,500। आपने कितने की ली थी, 10,000 की। NRV कितनी है, 9,500। तो कितने का लॉस हुआ, 500 का। ये मेरा क्या होगा, NRV लॉस कंसिडर हो रहा होगा। डन। एक और सवाल देखते हैं। चिंटू को डील्स इन द प्रोडक्ट नेमली प्रोडक्ट A एंड प्रोडक्ट B। द डिटेल्स रिलेटेड टू ईच प्रोडक्ट इज एज फॉलोज। एट 31 दिसंबर 2001 चिंटू को हैड 1 लाख यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट A विद अ कैरिंग अमाउंट ऑफ ₹40,000। 1 लाख यूनिट्स हैं और किस वैल्यू के ऊपर है, 4 लाख के ऊपर है। ऑफ दिस, इसमें से 20,000 यूनिट हैज़ बिन सेट असाइड फॉर XYZ लिमिटेड इन टर्म्स ऑफ अ फर्म सेल कमिटमेंट एट 6 पर यूनिट। इस 1 लाख में से 20,000 साइड पे कर दी हैं और ये कितने बेचेंगे, 6 रुपये पर यूनिट बेचेंगे। द करंट सेलिंग प्राइस कितनी है, 4 रुपये पर यूनिट है। सेलिंग कॉस्ट फॉर द 20,000 यूनिट इज़ ओनली ₹1,000, वेयर एज द नॉर्मल एस्टिमेटेड सेलिंग कॉस्ट जो है वो कितनी है, 1 पर यूनिट है। हमने इसकी NRV जो है कैलकुलेट करनी है। अब देखें, हमारे पास टोटल यूनिट्स कितने हैं, 1 लाख। जो 20,000 यूनिट्स हैं वो कितने के बिकने हैं, 6 रुपये के बिकने हैं। बाकी जो 80,000 यूनिट्स हैं वो कितने के बिकने हैं, 4 रुपये के बिकने हैं। तो आपके पास टोटल एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस कितनी आ जाएगी, 4,60,000 आ जाएगी। फिर ये 20,000 यूनिट्स की एस्टिमेटेड सेलिंग कॉस्ट 1,000 रुपये है, फिक्स है। जो 80,000 है उसकी क्या है, पर यूनिट 1 रुपया है। तो अब इसे करेंगे, कितनी आ जाएगी, 81,000 आ जाएगी। तो 4,40,000 आपकी सेलिंग प्राइस है, इसमें से आपने लेस किया 81,000, आपके पास क्या आ गई, NRV आ गई। कितनी बनती है प्रोडक्ट A की, 359,000। डन। प्रोडक्ट B हैज़ बिन प्लेस इन द वेयर हाउस विद द लिटिल इंफ्रास्ट्रक्चर। The factory manager informed the management on 15 January 2022 that the entire warehouse and all the inventory contained there within carrying amount of ₹9 lakh has been destroyed in a series of storms। कि तूफानों में क्या हो गई है, वो तबाह हो गई है। The first storm hit the warehouse on 29 दिसंबर 2001 destroying 70% of inventory। कि पहला तूफान आया, उस पर हमारी 70% इन्वेंट्री क्या हो गई, डैमेज हो गई है। 30% इन्वेंट्री ठीक है हमारी।
ही एक्सप्लेनिंग दैट द रिमेनिंग इन्वेंट्री वॉज क्विकली मूव टू द हायर ग्राउंड, हम उसको ऊपर ले गए, बट फ्लड वाटर्स फ्रॉम सेकंड स्टॉर्म ऑन 5 नवंबर डिस्ट्रॉयड दिस टू। टाइटैनिक में बैठे हुए थे ये। ही एस्टिमेटेड दैट द एंटायर इन्वेंट्री वुड बी सेलेबल एज अ स्क्रैप फॉर रुपीज़ 1 लाख, और ये सारी इन्वेंट्री कितने की बिकेगी? 1 लाख की। कॉस्ट टू सेल द एंटायर इन्वेंट्री एज स्क्रैप इज़ 1000। क्या कॉस्ट है? 1000 रुपया। नॉर्मल सेल्स वैल्यू ऑफ द इन्वेंट्री कितनी है? 15 लाख है, और सेलिंग कॉस्ट कितनी है? 10% देयर ऑफ है। अब यहाँ पे हुआ क्या है कि आपके पास 70% इन्वेंट्री जो है वो 1 लाख वाली आ रही है जो बिकनी है आपकी, और जो नॉर्मल इन्वेंट्री थी 15 लाख की वो 30% ही आपके पास बची है। तो आप क्या लेंगे? 1 लाख का 70% लेंगे, ये है आपकी स्क्रैप वैल्यू, और जो नॉर्मल 15 लाख की थी उसका लेंगे 30%। आपके पास क्या आ जाएगी? एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस आ जाएगी, इसकी कितनी बनती है। फिर सेलिंग कॉस्ट है स्क्रैप वैल्यू की 1000 रुपया, उसका 70% लेंगे, और नॉर्मल वाले की 30% थी, उसका हम क्या लेंगे? 10%, बिकॉज 30% इन्वेंट्री हमारी डैमेज हुई थी, तो हमारे पास कॉस्ट आ जाएगी। अब लेस करवाएंगे, आपके पास क्या आ जाएगी? NRV आ रही होगी। इज दैट क्लियर? इसके बाद ये सवाल था हमारा ये वाला, मेरे ख्याल से ये सवाल तो हमें करने की ज़रूरत नहीं है, हमने बड़ा डिटेल में डिस्कस आउट किया था। तो हम इसको यहाँ पे वाइंड अप करते हैं। कल इसके साथ हम जो चैप्टर नंबर 8 की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट है हम उसको डिस्कस आउट करेंगे। फिर इन्वेंट्री और फाइनल अकाउंट का वो वाला एरिया जिसको आपको थोड़ा मुश्किल लगता है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट का, वो हमारा क्या हो जाएगा? कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, कल टेस्ट नहीं होगा इसका।